मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सुस्वागतम बच्चों, कक्षा 5वीं में आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग 2 यानी EVS पार्ट 2 की बात करेंगे। तो बच्चों, आज का पाठ है नवा पाठ स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति भाग 2 यानी सेटल्ड लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन पार्ट 2 की बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति भाग 1 हमने पहले अध्ययन कर लिया है। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यस बच्चों, धातु का उपयोग यूज ऑफ मेटल्स की हमने बात की थी। पत्थर के हथियार अश्मयुग यानी स्टोनेज की बात करेंगे। यस बच्चों, तो इसे हमने पढ़ लिया है। बच्चों, तांबे के हथियार यानी ताम्र युग की बात करें, इसका परेश की बात करें, इसे हमने अध्ययन कर लिया है। और बच्चों, अगर लोहे के हथियार अर्थात लौह युग की बात करें, आयरन एज की बात करें, तो इसे हमने अध्ययन पार्ट 1 में कर लिया है। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए पुनरावलोकन करते हुए पार्ट 1 से हम और आगे बढ़ेंगे। चाक पर बनाए गए बर्तनों की बात करें, पार्ट्स मेड ऑन पॉटर व्हील। तो यस बच्चों, ताम्र युग नवनवीन आविष्कारों और तेजी से होने वाले परिवर्तनों का युग है। इसका अध्ययन पार्ट 1 में हमने किया हुआ है। बच्चों, इसी कालखंड में एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ और बच्चों यह आविष्कार पहिए का था। इसकी चर्चा हमने पार्ट 1 में की हुई है। इस बच्चों, हमने ये भी अध्ययन किया है, इस व्यापार और यातायात ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की बात की है। यस बच्चों, चाक पर बर्तन बनाना प्रारंभ होने के बाद उनका उत्पादन बड़ी मात्रा में करना संभव हुआ। और बच्चों, इस कालखंड में सुडौल और नक्काशी वाले रंगीन बर्तन बनाए जाने लगे। इसकी चर्चा हमने पार्ट 1 में की हुई है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं और आज हम देखेंगे स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति भाग 2 के बारे में। सेटल्ड लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन पार्ट 2 की बात करेंगे। यस बच्चों, हम आज यहाँ पर इस पाठ का जो उद्देश्य है, इस पाठ में हम जानने का प्रयास करेंगे नगरों का उदय और लिपि के बारे में बात करेंगे तथा नगरीय समाज व्यवस्था की बात करेंगे। इस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, नगरों का उदय और लिपि की बात करें, राइज ऑफ सिटीज एंड स्क्रिप्ट की बात करेंगे। तो बच्चों, दूर तक फैला हुआ व्यापार, माल का द्रुत गति से परिवहन और बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उत्पादन केंद्रों के कारण अनेक प्रकार के कार्य करने वाले श्रमिक एक स्थान पर आए। इस बच्चों, अगर हम गति की बात करें, इस व्यापार की बात करें, तो माल का द्रुत गति से परिवहन, बच्चों पहिए के आविष्कार के साथ ही इस बच्चों ध्यान रखना है कि इसमें गति आना स्वाभाविक था। और इस बच्चों, तो इसके कारण बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उत्पादन केंद्रों के कारण अनेक प्रकार के कार्य करने वाले श्रमिक एक स्थान पर आए। इस तरह से बच्चों, अगर विकास की बात करें, विकास के क्रम की बात करें, तो यहाँ पर विकास के क्रम को आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उत्पादन केंद्रों के कारण अनेक प्रकार के कार्य करने वाले श्रमिक एक स्थान पर आए। और बच्चों, इस क्रम में हम देखेंगे यस बच्चों, पहियों पर चलने वाली गाड़ियों का सर्वप्रथम उपयोग मेसोपोटामिया में किया गया। तो बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर अगर मेसोपोटामिया की बात करें तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे विस्तार से, तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए मेसोपोटामिया को आप देख सकते हैं। यस, यूफ्रेटिस और टाइग्रिस नदियों पर यस मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों पहियों पर, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो जिस बच्चे को अगर इन गाड़ियों की बात करें जो कि पहिए पर बच्चों शुरू में कितना मुश्किल कार्य रहा होगा, जो कि आज बिल्कुल सरल दिखता है। तो पहियों पर चलने वाले गाड़ियों का सर्वप्रथम उपयोग मेसोपोटामिया में किया गया, ऐसा माना जाता है। राइट, तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, बढ़ा हुआ व्यापार और उत्पादन का स्थायी रूप से हिसाब किताब रखना आवश्यक हो गया।
इस बच्चों चूंकि अब व्यापार बढ़ रहा था और उत्पादन का स्थायी रूप से हिसाब किताब रखना जरूरी था, तो इसके लिए बच्चों जरूरत किस चीज़ की पड़ी उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। हिसाब किताब रखने के लिए सांकेतिक चिन्हों और प्रतीकों का उपयोग पूर्व कालखंड में भी होता था। इस बच्चों तो जिन प्रतीकों की बात कर रहे हैं, सांकेतिक चिन्हों की बात कर रहे हैं, इनका उपयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका उपयोग पूर्व कालखंड में भी होता था। ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु संस्कृति की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप की सर्वाधिक प्राचीन नगरीय संस्कृति थी। इस बच्चों तो हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु संस्कृति के पहिए वाले खिलौनों की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहिए वाले खिलौने। इस बच्चों तो यहाँ पर अगर हड़प्पा संस्कृति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधु नदी के किनारे इस हड़प्पा संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, राइट। इसके बारे में विस्तार से हम बच्चों अगले पार्ट में भी जानेंगे। तो हड़प्पा संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप की सर्वाधिक प्राचीन नगरीय संस्कृति थी बच्चों, इसे आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति यानी के पहिए वाले खिलौने, ये उसके चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों सांकेतिक चिन्ह युक्त कपड़े बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये अगर सांकेतिक चिन्ह युक्त कपड़ों की बात करें तो बड़ी संख्या में पाए जाए। यहाँ पर चिन्हों की बात कर रहे हैं, सांकेतिक चिन्हों की बात कर रहे हैं। तो प्राचीन सांस्कृतिक चिन्हों और प्रतीकों के उदाहरण यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। बच्चों व्यापार और उत्पादन में वृद्धि और हिसाब किताब रखने का बढ़ता कार्य जैसे कारणों से पूर्व समय से चले आ रहे सांकेतिक चिन्हों और प्रतीकों में आवश्यक सुधार किए गए। तो बच्चों समय के साथ बदलाव की बात करें कि व्यापार और उत्पादन में वृद्धि का हिसाब किताब, ये बच्चों चूंकि उस हिसाब किताब की जो बात कर रहे हैं ये कार्य बढ़ने लगे थे। तो इसी कारण से सांकेतिक चिन्हों और प्रतीकों में समय के अनुसार वो बदलाव या परिवर्तन आने लगे थे, राइट। जो जो मानव का विकास होता गया, इस बच्चों हमने मानव उत्क्रांति में भी देखा था कि समय के साथ किस तरह से परिवर्तन हुआ। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मनुष्य ने जो जो प्रकृति से सीखा, इस बच्चों कृषि की अगर बात करें यानी कृषि उत्पादन की बात करें, फिर व्यापार की बात करें, तो व्यापार और उत्पादन में वृद्धि अगर हुई तो उसका हिसाब किताब रखना जरूरी था। तो हिसाब किताब रखने का जो कार्य था वो बढ़ता जा रहा था। ये तो बच्चों पूर्व समय से चलते आ रहे जो सांकेतिक चिन्ह थे और जो प्रतीक थे उसमें भी आवश्यक सुधार किए गए। प्राचीन सांस्कृतिक चिन्हों और प्रतीकों के उदाहरण यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये बच्चों प्राचीन सांस्कृतिक चिन्हों और प्रतीकों के उदाहरण। इस बच्चों इन्हें संस्कारित किया गया। जिन चिन्हों की हम बात कर रहे हैं, राइट बच्चों, तो इन प्राचीन जिन चिन्हों की बात कर रहे हैं, सांकेतिक चिन्हों की प्रतीकों की जो बात कर रहे हैं, इन्हें संस्कारित किया गया। इस प्रकार प्रत्येक संस्कृति की अपनी अपनी लिपि उत्पन्न हुई, राइट। तो इस प्रकार से बच्चों प्रत्येक संस्कृति की अपनी अपनी लिपि उत्पन्न हुई। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। यस बच्चों नगरीय समाज व्यवस्था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द एंशिएंट सिटीज। तो बच्चों ये हमने बात की अभी, ये किस तरीके से समय के साथ जो बदलाव हुआ ये सबने देखा। किस तरीके से वस्तुओं का उत्पादन जब बड़ी मात्रा में और प्रारंभ हुआ तो इससे व्यापार में वृद्धि हुई और बच्चों इसके कारण परिवहन प्रणाली में जो है परिवर्तन होना आवश्यक था। ये हमने इसकी चर्चा की। हमने लिपियों के संदर्भ में देखा कि हिसाब किताब रखने के लिए सांकेतिक चिन्हों और प्रतीकों का उपयोग किस तरह से पूर्व कालखंड में भी होने लगा था, इसकी हमने चर्चा की। हमने बच्चों बात की हड़प्पा संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप की सर्वाधिक प्राचीन नगरीय संस्कृति, इसे हमने देखा। आइए बच्चे इसी क्रम में हम नगरीय समाज व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द एंशिएंट सिटी की बात करेंगे। तो विश्व भर में प्राचीन नगरीय संस्कृति का उदय और विकास हुआ और बच्चों इसका प्रमुख कारण व्यापार में हुई समृद्धि है। फिर भी उस नगरीय संस्कृति की नींव नवास युग की कृषि संस्कृति पर आधारित
थी। तो बच्चों यहाँ पर हमने चर्चा की कि विश्व भर में प्राचीन नगरीय संस्कृति का उदय हुआ, इस बच्चों, और उसका विकास हुआ। इसका प्रमुख कारण व्यापार था। ठीक है, इसका प्रमुख कारण व्यापार में हुई समृद्धि है। लेकिन बच्चों फिर भी उस नगरीय संस्कृति की अगर नींव की बात करें तो ध्यान रखिए बच्चों, जब नगरीय संस्कृति की फाउंडेशन की बात करते हैं, नींव की बात करते हैं, तो यस बच्चों, ये नवास युग यानी न्यू स्टोन एज जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। और बच्चों उस नवास युग की कृषि संस्कृति यानी एग्रीकल्चर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो अगर जड़ की बात करें, न्यू की बात करें, तो यस बच्चों ये कृषि ही थी यानी एग्रीकल्चर ही थी। राइट, तो इसे ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यस बच्चों, एक बार फिर से हम आपको याद दिलाएं कि जब विश्व की प्राचीन नगरीय संस्कृतियों के उदय और विकास की बात करती हैं तो बच्चों इसमें यस उसका प्रमुख कारण व्यापार में ही समृद्धि है। लेकिन बच्चों नगरीय संस्कृति की जब नींव की बात करते हैं, फाउंडेशन की बात करते हैं, तो यस यह नवास युग की कृषि संस्कृति पर आधारित थी। इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ आप समझ रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। और बच्चों कृषि संस्कृति में जो श्रद्धाएं और मान्यताएं रूढ़ हुई थी वे नगरीय संस्कृति में भी अबाधित रही। इस बच्चों कृषि संस्कृति में जो श्रद्धाएं और मान्यताएं रूढ़ हुई थी यानी परंपरा की हम बात करें, वे नगरीय संस्कृति में भी अबाधित रही। राइट, यानी वे ही जो है नगरीय संस्कृति में भी वे जो श्रद्धाएं और मान्यताएं थी जो कृषि संस्कृति में, वे उसी क्रम में आगे बढ़ती रही। अबाधित रही मतलब बच्चों उसी क्रम में आगे बढ़ती रही, ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। व्यापार समृद्ध होने के कारण संपन्न हुए नगरों में रूढ़ हुई श्रद्धाओं पर आधारित सामूहिक आचरण एवं पर्वों को अधिक महत्व प्राप्त हुआ। राइट बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं व्यापार समृद्ध होने के कारण संपन्न हुए, जिस बच्चों संपन्न हुए नगरों में रूढ़ हुई श्रद्धाओं और इस पर आधारित सामूहिक आचरण एवं पर्वों को अधिक महत्व प्राप्त हुआ। राइट, ध्यान रखना है इस बच्चों, तो सामूहिक आचरण एवं पर्वों को अधिक महत्व प्राप्त हुआ। बच्चों अनेक नगरों में अति भव्य मंदिरों का भी निर्माण करवाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बच्चों उन नगरों की शासन व्यवस्था के अधिकार में भी मंदिर प्रमुख, यस जो मंदिर प्रमुख हुआ करते थे, तो बच्चों यस उन नगरों की शासन व्यवस्था के अधिकार भी मंदिर प्रमुख के नियंत्रण में आ गए। और बच्चों कालांतर में यानी आगे चलकर मंदिर का प्रमुख पद, यस मंदिर का प्रमुख पद एवं राज्य पद एक ही व्यक्ति के पास आ गए। तो बहुत ही ध्यान से इसे समझना है। राइट, कि समय के साथ आपने देखा कि किस तरीके से व्यापार समृद्ध होने के कारण संपन्न हुए नगरों में रूढ़ हुई जो श्रद्धाओं और परंपराओं पर आधारित सामूहिक आचरण एवं पर्वों को अधिक महत्व प्राप्त हो गया। और बच्चों अनेक नगर इसी के चलते हुए आगे चल करके अनेक नगरों में अति भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया। और बच्चों आपने देखा कि मंदिरों को निर्माण करने के बाद इस उन नगरों की शासन व्यवस्था के अधिकार भी मंदिर प्रमुख के नियंत्रण में आ गए। और आगे चलकर यानी कालांतर में मंदिर का प्रमुख पद एवं राज्य पद एक ही व्यक्ति के पास आ गए। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें बच्चों कि ये हमने देखा कि आगे चल करके मंदिर का प्रमुख पद और राज्य पद एक ही व्यक्ति के पास आ गए। और बच्चों विश्व की प्राचीन नगरीय संस्कृतियों का यह प्रारंभ था, यह शुरुआत थी। इस बच्चों इसके बारे में विस्तार से तो आप इसकी विस्तृत जानकारी तो अगले पाठ में आप देने वाले हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। यस, तो हमने कहा कि विश्व की प्राचीन नगरीय संस्कृतियों का यह प्रारंभ था, यानी यहाँ से शुरुआत ही हो रही थी। राइट, तो ध्यान रखना है विश्व की प्राचीन नगरीय संस्कृतियों का यह प्रारंभ था।
बच्चों अगर आपको बताएं, क्या आप जानते हैं रोजेटा स्टोन नाम से परिचित शिलालेख की खोज 1799 ये 1799 में हुई। रोजेटा स्टोन, राइट, ध्यान रखिए बच्चों, हम इस शिलालेख की बात कर रहे हैं। इस शिलालेख का पत्थर टूटा हुआ होने के कारण उस पर मूल शिलालेख का केवल एक ही हिस्सा बचा हुआ है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, जिस हम रोजेटा की बात कर रहे हैं, ये शिलालेख इजिप्शियन भाषा में है। इस पे जो लिखा हुआ है बच्चों, ये इस पे जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इजिप्शियन भाषा में है, राइट, ध्यान रखिए। और बच्चों इस समय यह शिलालेख लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। इस बच्चों, तो बच्चों ध्यान रखिए, जब इजिप्शियन की बात करें तो इजिप्ट की ध्यान रखना है। तो यह शिलालेख कहाँ पे है? लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, इससे संबंधित थोड़ी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। ये अगर बात करें बच्चों, पहली दृष्टि में देखने पर ऐसा लगता है कि पत्थर पर तीन भागों में तीन अलग अलग लेख उकेरे गए हैं। ऐसा देखकर लगता है कि तीन अलग अलग भागों में तीन लेख उकेरे गए हैं, ऐसा लगता है, परंतु वास्तव में वह एक ही लेख है और वह तीन अलग अलग लिपियों में उकेरा गया है। इस पे बच्चों जो लिखा गया है वो तीन, इस जो उकेरा गया है, जो लिखा गया है, ये तीन अलग अलग लिपियों में उकेरा गया, परंतु वास्तव में वह एक ही लेख है, ये ध्यान रखना है, लेकिन लिपियां अलग अलग हैं। तीन अलग अलग लिपियों में इसे उकेरा गया। इस बच्चों इसी संदर्भ में थोड़ी और बात करें तो सबसे ऊपर की जो लिपि है बच्चों, वो प्राचीन इजिप्ट की चित्रलिपि है। तो सबसे ऊपर की अगर हम बात करें, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और बच्चों इस लिपि को हायरोग्लोसिस यानी देवलिपि कहते हैं। बीच वाली लिपि का दैनिक उपयोग में समावेश किया है। इस लिपि को डेमोटिक यानी दस्तावेज लिखने हेतु तो उपयोग में लाई गई जाने वाली ये जो बीच की लिपि की बात कर रहे हैं, यानी इसकी बात कर रहे हैं। ये बच्चों यह लिपि इजिप्ट की प्राचीन चित्रलिपि, यानी अगर बात करें बच्चों जो तीसरी लिपि की बात करें तो तीसरी लिपि बच्चों ग्रीक लिपि है। ये बच्चों जो तीसरी लिपि की बात करें यह ग्रीक लिपि है। यस, तो आपको ध्यान रखना है। यस बच्चों, जो पहली लिपि की हम बात करते हैं, राइट, तो सबसे ऊपर प्राचीन इजिप्ट की, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों बीच वाली जो लिपि है, यस, ये डेमोटिक, ये आपको ध्यान रखना है। और जो तीसरी लिपि है बच्चों वो ग्रीक लिपि है, ये आपको ध्यान रखना है। आज बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों चलिए अब हम अभ्यास करेंगे। बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अध्ययन कर लिया। स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति भाग 1 और भाग 2 हमने पूरा कर लिया है। आइए बच्चों हम अभ्यास करते हैं। बच्चों कुछ और विस्तार से अगर जानना चाहते हैं इसके संदर्भ में तो यस बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, इससे और भी विस्तार में थोड़ा दिया हुआ है और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी संदर्भ में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो निम्न गोल में वस्तुओं के कालखंड के 3 समूह ढूंढो और वे संबंधित वाक्यों के आगे लिखो। मतलब ठीक है बच्चों, चलिए इसे आपको पूरा करना है वाक्य बना करके। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या करना है बच्चों, जो गोल में दिया हुआ है इसमें 3 कालखंड ढूंढना है। 3 कालखंड के समूह दिए हुए हैं। इस बच्चों तो आपने अध्ययन किया हुआ है, इसकी चर्चा आज भी हमने की, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस, तो इस तरह से अ और यहाँ लेंगे स्म, तो क्या बन जाएगा अस्म। यस, तो ये अस्मयुग हो जाएगा। एक कालखंड आपको मिल जा रहा है, राइट। अस्मयुग की हमने बात की। इसके बाद हमने चर्चा की थी बच्चों, यस, याद कीजिए आपको ताम्र, यस, तो आपको एक और मिल रहा है, ये दूसरा ताम्र युग, यस, तो दूसरा युग आपको मिला, यस, ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा कालखंड। और तीसरा बच्चों यहाँ आप समझ सकते हैं लौह, यस, ये लौ लिखा हुआ है, ये ह, तो इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा लौह। इस तरह से बच्चों आपको तीसरा कालखंड मिल जाएगा। तो पहला कालखंड हमने देखा अस्म, दूसरा हमने देखा ताम्र और तीसरा हमने देखा लौह। ये बच्चों इस तरह से हमने 3 कालखंडों की बात की और इस तरह से बच्चों इसे आप वाक्य में लिख सकते हैं। यस कि पहला कालखंड अस्मयुग का है, द्वितीय कालखंड ताम्रयुग
और तृतीय कालखंड लौह युग का है। इस तरह से इसे आप वाक्य में बना के लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, ध्यान से देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर कथन है। आपको देखना है कि यह कथन सत्य है अथवा असत्य। तो पहला बच्चों, बढ़ा हुआ व्यापार और उत्पादन का स्थायी रूप से हिसाब किताब रखना आवश्यक हुआ। तो बच्चों याद कीजिए, विकास के साथ साथ हमने चर्चा की थी। तो क्या यह कथन सत्य है कि बढ़ा हुआ व्यापार और उत्पादन का स्थायी रूप से हिसाब किताब रखना आवश्यक हो गया था? तो क्या यह कथन सत्य है? तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगला कथन, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचानिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखिए। दूसरा कथन है, हिसाब किताब रखने के लिए सांकेतिक चिन्हों और प्रतीकों का उपयोग पूर्व कालखंड में होता था। याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। क्या यह कथन सत्य है? हिसाब किताब रखने के लिए सांकेतिक चिन्हों और प्रतीकों का उपयोग पूर्व कालखंड में होता था। इस बच्चों आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए, मिलाइए। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। हिसाब किताब रखने के लिए सांकेतिक चिन्हों और प्रतीकों का उपयोग पूर्व कालखंड में होता था। आइए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचानना है, और कथन यदि असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। अगला कथन है, नगरीय संस्कृत की नींव नवाश्म युग के व्यापार पर आधारित थी। राइट, याद कीजिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं नगरीय संस्कृत की नींव की बात कर रहे हैं। तो यहां पर दिया गया नगरीय संस्कृत की नींव नवाश्म युग के व्यापार पर आधारित थी। तो क्या नगरीय संस्कृत की नींव नवाश्म युग के व्यापार पर आधारित थी? बच्चों आपने अध्ययन किया, हमने इसकी चर्चा की थी। तो मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों, आपको याद आ गया होगा। क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य है? बताइए। तो मुझे लगता है आपने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए बच्चों, अपना उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों ये कथन असत्य है। तमाम बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा, चूंकि पहचान लिया होगा। ये चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नगरीय संस्कृत की नींव नवाश्म युग के व्यापार पर आधारित थी। बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ रहा होगा। यह व्यापार पर आधारित नहीं थी, फिर किस पर आधारित थी? आपको याद आ ही गया होगा। यस बच्चों, तो नगरीय संस्कृत की नींव नवाश्म युग की कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। राइट, ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है, हमने इसकी भी चर्चा की थी। तो नगरीय संस्कृत की नींव नवाश्म युग की कृषि पर आधारित थी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, एक कथन और, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखना है। तो बच्चों अगला कथन है, प्रत्येक संस्कृत की अपनी अपनी लिपि उत्पन्न हुई। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ रहा होगा। तो ये बच्चों, प्रत्येक संस्कृत की अपनी अपनी लिपि उत्पन्न हुई। याद कीजिए, क्या ये कथन सत्य है? इसकी हमने चर्चा की थी। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए आपने उत्तर दे दिया होगा। तो क्या उत्तर आपका है? अपना उत्तर टैली कीजिए। ये बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी प्रत्येक संस्कृत की अपनी अपनी लिपि उत्पन्न हुई, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ओके बच्चों, तो बच्चों हमने आज अध्ययन किया, यानी अगर हम बात की करें तो हमने नगरीय इस स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति में हमने आज अध्ययन किया व्यापार और यातायात। तो हमने इसके पहले अर्थात पार्ट 1 में ही अध्ययन किया था। बच्चों आज हमने नगरों का उदय और लिपि इस संदर्भ में हमने चर्चा किया, तथा बच्चों हमने नगरीय समाज व्यवस्था पर भी हमने प्रकाश डाला। तो बच्चों हम आपको याद दिलाएं, पार्ट 1 में हमने जो अध्ययन किया था, ये धातु का उपयोग हमने अध्ययन किया था, तथा हमने चाक पर बनाए गए बर्तनों की बात की थी। व्यापार और यातायात की भी चर्चा हमने पार्ट 1 में की थी। तो बच्चों इस तरह से यह पाठ पूरा होता है। हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि इस पाठ को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। इस बच्चों 2 भागों में हमने देखा, स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति पार्ट 1 और स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति
पार्ट 2, 2 भागों में हमने इस पार्ट को पूरा किया। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने पार्ट को भली बात अच्छे से समझ लिया होगा। ओके बच्चों, तो बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और खूब मेहनत से, खूब मन लगा करके पढ़ाई करना है। ठीक है बच्चों? तो ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।